हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मृदा से रिलेटेड बहुत सारी बातें की हैं और आज उसी पे एक और स्टेप आगे बढ़ते हुए हम जो देखने वाले हैं वह है मृदा का आधुनिक वर्गीकरण। तो उसी को आज समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या है मृदा का आधुनिक वर्गीकरण। तो देखिए, मृदा के आधुनिक वर्गीकरण में अगर देखें भारतीय मृदा की बात करूँ तो उसको 8 भागों में क्लासीफाई किया गया है, मतलब 8 प्रकार की मृदा के बारे में बताया गया है। और इन जनरल आप देखें तो 5 प्रकार की मृदाएं के बारे में बताया जाता है, लेकिन हम भारतीय पर्पज़ से देख रहे हैं भारतीय मृदा के बारे में। भारत की भूभाग में जो मृदा पाई जाती हैं तो उस तरह से क्या है 8 प्रकार की मृदाएं हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं जलोढ़ मृदा को। तो यहाँ देखिए क्या क्या मृदा है, पहले वो देख लेते हैं। एक तो जलोढ़ है, एक कौन सी आपकी काली मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, लेटेराइट है, लाल पीली है, मरुस्थली है, लवणी है और जैव मृदा है। ये 8 प्रकार हैं। अब इसी में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। तो आप देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। और यह जो मिट्टी है आप पाएंगे कि जो जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। ठीक, ये कैसी मिट्टी है, जल द्वारा बहाकर लाई गई है, इसी से इसका नाम पड़ा है जलोढ़। यह जो मिट्टी है अगर इसके आप कंपोजिशन देखें तो इसमें क्या होगा, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी से मिलकर बना है। अब अगर इसका विस्तार देखें जलोढ़ मिट्टी का तो आप पाएंगे कि इसका जो मैक्सिमम विस्तार है, आप उत्तर भारत का जो मैदान है जहां पंजाब से लेकर असम तक ब्रह्म यानी कि सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है इसका विस्तार है। ठीक है, तो उसके बाद और देखिए इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, हल्के धूसर रंग का होता है। कैसा होता है ये, हल्के धूसर रंग का होता है। और भारत में जो है ये सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है। भारत की कुल मृदा का 40% जो होता है अकेला कौन सा होता है, आपका जलोढ़ मिट्टी होता है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट को कि भारत में सर्वाधिक विस्तारित मृदा कौन सा है, तो होगा आपका जलोढ़ मृदा। ठीक है, जितने भी नदी हैं उनके द्वारा ये क्या होता है, बहाकर लाई गई मृदा होती है, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, महानदी हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, तो उन सब के द्वारा ये मिट्टी क्या होती है, बहाकर लाई जाती है और बिछा दी जाती हैं। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। अगर आप देखें तो इसी मिट्टी को हम और अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ बांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक, और पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार में इसको हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। बांगर और खादर क्या है, बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ जो मृदा होती है उसको हम बांगर बोलते हैं, और नवीन जो जलोढ़ होती है उसको हम खादर के नाम से जानते हैं। ठीक है, खादर या बांगर बाढ़ द्वारा बार बार बहाकर लाई गई मृदा ही क्या होती है, आपकी खादर या बांगर होती है। तो ये रहा इसका क्या, इसके बारे में मुख्य बातें। अब इसकी विशेषताएं देखें तो विशेषता क्या है इसकी, इस मृदा की जल धारण क्षमता कैसी होगी, अच्छी होगी। ठीक, उपजाऊपन कैसा है, तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है भारत की, तो इसमें आप किसी भी तरह का फसल ले सकते हैं, सब लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद अगर आप देखें तो इसकी प्रकृति कैसी है, ये क्षारीय प्रकृति की है। ठीक, क्षारीय प्रकृति की है। जब भी मृदा चिपचिपी होगी तो हम समझ लेना कि वो क्षारीय प्रकृति की है, और भुरभुरी हुई तो समझ लेना कि वो कैसी है, अम्लीय प्रकृति की है। तो इसमें हम किसी भी तरह का फसल ले सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ये मिट्टी का अगर देखें कहाँ विस्तारित है, जनरली उत्तर प्रदेश बिहार वाले एरिया में है। तो उत्तर प्रदेश जो होता है गेहूँ के प्रोडक्शन में नंबर 1 है इस मृदा के कारण। ठीक, और इन मृदाओं में जो होता है जीवाश्म की कमी होती है। भारत की जितनी भी मृदा है उसमें लगभग हर एक में क्या होता है, जीवाश्म की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। पोटास बस ऐसा है जो लगभग सभी मृदाओं में पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए हम लोग को जनरली जो होता है मृदा में अलग से पोटास डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली, लेकिन फिर भी कहीं कहीं रिक्वायरमेंट हो तो हम उसमें यूज़ करते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म की कमी आपको भारत की हर एक मृदा में मिल ही जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो हमको समझना है वो है आपका पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का निर्माण कैसे होगा, चट्टानों के अपर्दन के परिणाम स्वरूप ये जो स्लोप होते हैं पहाड़ों के, उसी स्लोप में आपको ये मृदा देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें जीवाश्म की अधिकता होगी, क्योंकि जो भी आपका पेड़ पौधे की पत्तियां हैं या जीव जंतु के अवशेष हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में आपको जीवाश्म की अधिकता देखने को मिलती है। दूसरी बात, ये जो मृदा है ये नाइट्रोजन रिच होगा। क्यों होगा नाइट्रोजन रिच, अगर आप जानते हैं कि पृथ्वी पे जो होता है भूमि, अगर ज़मीन पर हम लोग बोले नाइट्रोजन जो होता है वो किस तरह से आएगा, या तो फिर वो क्या होता है विद्युत विसर्जन के कारण आता है। ठीक है,
सॉइल में नाइट्रोजन, या तो हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे होंगे तब हमें नाइट्रोजन मिलेगा सॉइल में। तो ये जो क्षेत्र होता है पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ विद्युत विसर्जन बहुत अधिक होता है और इस विद्युत विसर्जन के कारण क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा, ऑक्सीजन वर्षा के जल से मिलेगा और HNO2 या HNO3 बनाएगा। फिर HNO2 और HNO3 क्या होगा, सॉइल में जाएगा और सॉइल में जाने के बाद फिर क्या होगा, वहाँ माइक्रोब्स द्वारा फिर इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा और फिर बाद में फिर इसको क्या होगा, मिनरलाइजेशन होके फिर एक किसको प्रोवाइड करेगा, पेड़ पौधों को प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से क्या होता है, नाइट्रोजनीकरण होता है इसका। तो हम बोलते हैं कि जो पर्वतीय सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है, जीवाश्म की अधिकता होती है और एक ऐसा होता है उपजाऊ मृदा होता है। चूँकि ये जो मृदा सॉइल होता है यहाँ पास क्या होता है, लगातार वर्षा का पानी आता रहता है, इसलिए इन क्षेत्रों पे, इनके जो ढाल पे हम क्या करते हैं, बागानी फसलों की खेती करते हैं। जैसे ठंडे प्रदेश में हम लोग चाय की खेती करते हैं और गर्म प्रदेशों में कॉफ़ी की खेती करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि असम और दार्जिलिंग वाले एरिया जो कि क्या है, चाय टी प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक। और उसी तरह कर्नाटक और तमिलनाडु क्या है आपका, उसके पहाड़ी क्षेत्र जो हैं वहाँ कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। ये हो गया आपका पर्वतीय मृदा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी आप सबको पता है कि कहाँ मिलेगा, थार का मरुस्थल में मिलेगा। ये देखिए, ये जो है आपका अरावली पर्वत है जो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को डिवाइड कर रहा है। और आप जानते हैं कि जब मानसून आता है तो मानसून के कारण क्या होता है, जो सबसे कम पानी मिलता है आपको, ये पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया होता है, जिसमें क्या होता है, अरावली पर्वत जो होता है विभाजक का काम करता है और सारे जो लास्ट मानसून का जो रेन होता है वो सारा क्या करता है, इसी ढाल पे बहा जाता है। इस कारण ये क्षेत्र कैसा होता है, ड्राई एरिया होता है, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, जल की कमी होगी, तो ऐसे क्षेत्रों में जल धारण क्षमता भी कम होती है, सैंडी सॉइल होता है ये, जीवाश्म का अभाव होगा, ठीक, और इसकी उपजाऊपन जो होगी बहुत कम होगी, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में आप क्या की वो कौन सी फसल ले सकते हैं, बाजरा, ज्वार, मक्का, इस तरह के मोटे अनाज की फसल ली जा सकती है। तो ये हो गया आपका मरुस्थलीय मिट्टी। इसके बाद जो हम देखते हैं काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी को देखते हैं। तो देखते हैं आप काली मिट्टी को। तो काली मिट्टी की देखिए, काली मिट्टी का जो निर्माण होता है जनरली वो किसके कारण होता है, आपका ज्वालामुखी के फटने के कारण, जो लावा का इरप्शन होगा उसके कारण क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक। लावा के इरप्शन के कारण क्या होगा, बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होगा, ठीक। लावा के इरप्शन के कारण क्या होगा, बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होगा और इन बेसाल्टिक चट्टानों के अपर्दन के परिणाम स्वरूप जिस मृदा का निर्माण होगा वो क्या होता है, आपका काली मिट्टी। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ज्वालामुखी फटेगा, ज्वालामुखी फटने के कारण लावा निकलेगा, उस लावा से फिर बेसाल्टिक चट्टान का निर्माण होगा और फिर उस चट्टान के अपर्दन के परिणाम स्वरूप आपका क्या बनेगा, काली मिट्टी बनेगा, ठीक है। इस काली मिट्टी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका जो काला रंग होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, Fe3O4 के कारण, यानी कि इसमें आयरन की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है, काला होता है, ठीक। आयरन की अधिकता के कारण इसका कलर काला होता है। अगर इसका विस्तार देखें तो आप कहाँ पाएंगे, पश्चिमी विंध्याचल में, पश्चिमी विंध्याचल क्षेत्र, ठीक, गुजरात का काठियावाड़ और आपका दक्कन ट्रैप क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वो काली मिट्टी के लिए फेमस क्षेत्र हैं। आप पाएंगे कि ऐसे क्षेत्रों पे आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश वो किसके लिए फेमस है, सोयाबीन, गेहूं के प्रोडक्शन के लिए। तो क्या हो रहा है, वो यहाँ पास काली मृदा है इस कारण वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। काठियावाड़ क्षेत्र आपका कपास के लिए और दक्कन ट्रिप महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वो भी किसके लिए होगा, सोयाबीन है, कपास है, इन सब की खेती के लिए फेमस है। क्यों, क्योंकि इनके यहाँ पास काली मिट्टी की मौजूदगी है, ठीक है। अगर आप इसकी प्रकृति देखें तो काली मिट्टी की विशेषता क्या होती है, काली मिट्टी की विशेषता ये होती है कि इसमें जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है। और जल धारण क्षमता अधिक है मतलब कैसा होगा, चिपचिपी प्रकृति का होगा और इसलिए यहाँ सॉइल जो होगा कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक। जल धारण क्षमता कैसी है, बहुत अधिक है। और इस सॉइल की क्या है खासियत कि ड्राई दिनों में ये क्या हो जाता है, फट जाता है, बड़े बड़े दरारें आ जाती हैं, ठीक है। और पानी जब गिरता है तो एकदम पिलपिला हो जाता है, इस टाइप की मिट्टी है। फसल क्या ले सकते हैं इसमें लगभग हम लोग बहुत सारी फसलें ले सकते हैं और मुख्यतः जो फसलें ली जाती हैं उसमें है आपका गेहूँ, कपास, सोयाबीन इत्यादि, ये इसकी मुख्य फसलें जो हम इसमें लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का दूसरा सर्वाधिक विस्तारित मृदा है ये,
ठीक है। इसलिए मैं क्या बोला, मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन में प्रथम है, महाराष्ट्र में सोयाबीन में सेकंड है, गुजरात जो है कपास की खेती में पहला है, महाराष्ट्र सेकंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास काली मिट्टी की प्रेजेंस है। ठीक, ये हुआ आपका क्या, काली मिट्टी। उसके बाद देखिए लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी जो होता है, अगर इसका विस्तार देखें तो इसका जनरली जो विस्तार है कहाँ है आपका, पूर्वी बेल्ट में। पूर्वी बेल्ट कहने का क्या मतलब है आपका, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वाले जो क्षेत्रों में है, क्षेत्र है, वहाँ पर लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। और ये भारत का तीसरा सर्वाधिक विस्तारित मृदा है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण जो होता है आपका ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन के परिणाम स्वरूप हुआ है। और ये ग्रेनाइट चट्टान क्या है, ये आग्नेय चट्टान का है, आग्नेय चट्टानों का ही रूपांतरित रूप है। तो आग्नेय चट्टानों से ही बना है ग्रेनाइट चट्टान, और यही ग्रेनाइट चट्टानों का जब अपर्दन होगा तो उसके परिणाम स्वरूप जो मिट्टी बनेगी वो कौन सी होगी, आपकी लाल पीली मिट्टी। प्रकृति कैसी है इसकी, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की होती है। इसका जो pH होगा वो 5.5 से 8.5 के बीच में लाया करता है। ठीक, अगर यह मिट्टी जो होता है इसमें जल की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, भुरभुरी हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, यह अम्लीय प्रकृति का है। और जब इसमें जल की अधिकता होगी तो ये चिपचिपी हो जाएगी, तब हम क्या बोलेंगे, क्षारीय प्रकृति का है। तो जल धारण क्षमता इसमें क्या होती है, कम होती है इस टाइप की मिट्टी में। उपजाऊपन भी कम होता है। इसमें हम लोग जनरली कैसे लेते हैं, मोटे अनाज लेते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का। और मैक्सिमम आप देखेंगे पूर्वी बेल्ट किस लिए फेमस है, आपका धान की खेती के लिए फेमस है। तो क्या है, यहाँ पास लाल पीली मिट्टी की प्रेजेंस है, इस कारण क्या होता है, यहाँ पास धान का जो होता है प्रोडक्शन होता है। क्योंकि धान के लिए क्या चाहिए आपको, ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें जल धारण क्षमता कम हो। क्योंकि धान का जो खेत होता है वो जनरली हमें उसे पानी से भरे रखना पड़ता है, इसलिए उसके लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है, लाल पीली मिट्टी। अगर आप लाल पीली मिट्टी को देखें तो उसका जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, Fe2O3 के कारण। और इसका जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड या Fe3O4 के कारण होता है। ठीक है, इस लाल रंग की मिट्टी का किसके कारण हो रहा है, फेरस ऑक्साइड के कारण, और पीला रंग जो होता है आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण होगा। तो ये रहा आपकी लाल पीली मिट्टी। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है आपका लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, भाटा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ जो है लेटर शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, ईंट होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं ईंट की तरह लाल लाल दिखता रहता है मिट्टी। और यहाँ जो मिट्टी होगा आप जनरली किस क्षेत्र में बनेगा, जहाँ पर टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा होता है और वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आपका इक्वेटर के आसपास के एरिया। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा होगा और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। क्यों? क्योंकि यह जो मृदा है वो किसके कारण बना है, तीव्र वर्षा के कारण मृदा का निक्षालन होता है। और निक्षालन के परिणाम स्वरूप जो सिलिका पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, उसके ऊपरी लेयर से निकल के डाउन लेयर पे चले जाएंगे। ठीक है, और ऊपरी लेयर पे क्या होगा, आपका फेरस और एल्युमिनियम की अधिकता हो जाएगी। क्या बराबर समझ रहे हैं? तो जो होता है इसमें जो सिलिका जो होगा उसका निक्षालन हो जाएगा। सिलिका के निक्षालन के कारण इसमें क्या होगा, फेरस और एल्युमिनियम की अधिकता हो जाएगी। और यही फेरस और एल्युमिनियम जब ड्राई होंगे तो हार्ड हो जाते हैं, और उसी के कारण क्या होता है, यह मिट्टी जो होता है आपको पत्थर के समान या ईंट के समान मजबूत दिखता है। ठीक है, और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मकान निर्माण में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये मिट्टी का जो कलर होगा किसके कारण है, रेड कलर जो है वो किसके कारण होगा, आयरन की अधिकता के कारण है। ठीक, तो इस टाइप के जो मिट्टी है इसमें हम क्या करते हैं, जनरली इस मिट्टी में काजू की खेती की जाती है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में इन मिट्टी पे क्या होता है, किसकी खेती करते हैं हम लोग, काजू की खेती करते हैं। मैंने बताया था, जब मैंने पिछले में लेक्चर में बताया था कि जब मैंने लेटराइट मिट्टी पढ़ाया भी होगा वहाँ पास पढ़ाया है, तो वहाँ पास मैंने बताया था कि लेटराइजेशन में मैंने बताया था कि ये जो है आपका सदाबहार वन वाला जो क्षेत्र है, आपका कर्नाटक और केरल वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पास मानसूनी वर्षा बहुत अधिक होती है। आप देखेंगे केरल वाले में जहाँ 300 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, और कर्नाटक में जो होता है 250 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो बहुत ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो होगा निक्षालन की क्रिया सर्वाधिक होती है, इसलिए इन क्षेत्रों पे आपको क्या मिलेगा, लेटेराइट मिट्टी मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर उसी को मैंने लिखा है, निर्माण मानसूनी जलवायु के आर्द्रता एवं शुष्कता का परिणाम है। ठीक है, एक बार आर्द्र होगा और उसके बाद जब ड्राई होता है तो उसके कारण क्या होता है, इस मिट्टी का निर्माण होता है। अब हमारे पास दो मिट्टी बची है, एक तो है आपकी लवणी मृदा और एक है आपका जैव मृदा, उसे देखते हैं।
लवणी मृदा को देखते हैं। तो देखिए लवणी मृदा जो होता है, लवणी कहने का मतलब क्या होगा, उसमें सॉल्ट की अधिकता होगी। तो इस मिट्टी में क्या होगा, नमक का अधिकता होगी। और ये जो क्षेत्र होगा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गुजरात का कच्छ का रण वाला हिस्सा है जहाँ पास आपको लवणी मृदा देखने को मिलेगी। ठीक है, इस मृदा में हम लोग किसी भी तरह का कृषि का कार्य नहीं कर सकते हैं, कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है। यहाँ प्रकृति देखेंगे इसकी तो कैसी होगी, अम्लीय क्षारीय प्रकृति का होता है। और इस टाइप की जो मृदा होती है इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इस टाइप के सॉइल में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इसके बाद है जो लास्ट हमको जानना है, जैव मिट्टी। जैव मिट्टी जो होता है कहाँ मिलेगा आपको, सुंदरवन डेल्टा वाला जो क्षेत्र है वहाँ देखने को मिलेगा। देखिए ये एक नवीन टाइप की मृदा है जिसमें जलोढ़ मिट्टी प्लस जीवाश्म दोनों को कॉम्बिनेशन होगा। तो इसलिए हमने उसको क्या कह दिया, जैव मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी प्लस जीवाश्म दोनों मिल गया तो हम इसको नाम दे दिया जैव मिट्टी। यहाँ लिखा हुआ है वही बात। अब देखिए जीवाश्म की अधिकता है, क्यों, क्योंकि ये जो होता है क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी रिच्ड होता है, तो जैव जंतु जो होंगे बहुत अधिक होंगे, इसलिए यहाँ क्या होगी, जीवाश्म की अधिकता होगी। तो ये जो मिट्टी होता है बहुत ही फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। तो आप देखेंगे सुंदरवन डेल्टा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या होती है, धान की खेती बहुत अधिक होती है, क्योंकि वहाँ जो मिट्टी होती है कैसी होती है, उपजाऊ होती है। तो ये था मुख्यतः 8 जो मृदा हमको बात करना था। तो